Dear students, let us discuss the second stanza of the poem Ode on Solitude. इस कविता का इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आई शेल नॉट रिपीट इट हियर. आप उसे सुन सकते हैं फर्स्ट वीडियो के लेक्चर से. तो लेट अस स्टार्ट दी सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी मैं इसे फर्स्ट स्टैंजा से, क्योंकि पहले स्टैंजा में हमने डिस्कस किया कि अलेक्जेंडर पोप जो हैं पोइट हमारे, ही इज टेलिंग अस व्हाट डज अ हैप्पी मैन रिक्वायर. एक प्रसन्न व्यक्ति कौन होता है या कौन वो व्यक्ति है जो प्रसन्न हो सकता है. तो कुछ उन्होंने वी कैन से ऐसे पैरामीटर दिए हैं या एक तरह से उदाहरण दिया है कि कौन सा व्यक्ति है जो कि खुश रह सकता है और कैसे रह सकता है खुश. तो उनका बेसिकली ही वॉन्ट्स टू से दैट अ पर्सन हु इज कंटेंट विद हिज मिनिमम और रिक्वायर्ड नेसेसिटीज, ही कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ. तो पहले स्टैंजा में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे. बताया था पोप ने कि जो प्रसन्न रहने की क्या चीज़ें हमारे पास हों, देन वी कैन बी हैप्पी. तो ही सेज इफ अ पर्सन हैज सम paternal land and he is doing farming, he can be happy. He can be happy when he is living in his own land, in his own place, in his own native place. और ये कई हद तक ये बात आज भी हमें सच लगती है, बिकॉज समटाइम्स पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस, दूसरी जगह दूसरे स्थानों पर रहने चले जाते हैं रोजगार की तलाश में, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, बट दे फाइंड देमसेल्व्स आउट ऑफ प्लेस देयर. वहाँ वो कनेक्ट नहीं कर पाते जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, द प्लेस विच इज़ देयर नेटिव प्लेस. वो उनकी भाषा वहाँ होती है, उनका खान पान, उनका रहन सहन, तो दे फील मोर हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन दैट प्लेस. और बाहर पैसा कमाने के लिए वो चले तो जाते, बट दे डोंट फील कंटेंटेड. एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फिक्शनल. ये हम अपने लाइफ में आसपास भी देखते हैं. और जो मॉडर्न एज के, वेस्टर्न एज के कवि हैं अलेक्जेंडर पोप, मॉडर्न एज में इंडस्ट्री के आ जाने के बाद माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ. लोग दूसरी जगहों पर आज भी जाते हैं, रिमोट एरियाज से, गांव से, छोटे शहरों से. पीपल मूव टू metropolitan cities, to the places which can give them employment, but they don't find happiness there. तो डिप्रेशन और लोनलीनेस, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों के साथ बहुत होती है. दे फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये चीज़ें काफ़ी पहले ही अलेक्जेंडर पोप ने लिख दी थी. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही रोट दिस पोएम ओनली व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड. केवल 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये कविता लिखी थी. तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग हाउ कैन अ चाइल्ड ऑफ 12 ईयर राइट सच डीप थॉट्स. तो नेक्स्ट ये सेकेंड स्टैंजा में भी पोप वही आगे बात कर रहे हैं कि हु कैन बी हैप्पी. तो उसकी एक तरह से परिभाषा दे रहे हैं वो. एंड ही सेइंग, आई एम रीडिंग आउट द लाइन्स. whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. So Alexander Pope is saying that man can be happy. इसके लाइन्स के पहले अगर आप ये लिख लेंगे तो आपको मीनिंग बहुत आसान हो जाएगा. यू कैन राइट दैट मैन कैन बी हैप्पी. अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप, दैट मैन कैन बी हैप्पी. वो व्यक्ति खुश हो सकता है. कौन सा व्यक्ति खुश हो सकता है? हुज हर्ड्स विद मिल्क. हुज हर्ड्स, जिसकी हर्ड कहते हैं झुंड को, जानवरों के झुंड को. तो यहाँ हर्ड से मतलब है कैटल, यानी वो जानवर हु कैन प्रोवाइड हिम मिल्क. जैसे कुछ एनिमल्स हैं, काउज एंड बुफेलोज, पीपल कीप देम टू गेट मिल्क. दूध को प्राप्त करने के लिए उनको रखते हैं. एंड मिल्क गिव अस ऑल न्यूट्रिशन. तो ऐसा व्यक्ति हु हैज़ हिज ओन एनिमल्स टू प्रोवाइड मिल्क, तो हु कैन प्रोवाइड हिम प्योर मिल्क. आजकल तो मिल्क एडल्ट्रेशन भी बहुत है और उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं. तो इफ़ अ पर्सन कैन अफोर्ड टू हैव
animals and he can get pure milk. It is very nutritious as well as healthy for his health. उसके health के लिए बहुत ही अच्छा होता है. एंड नेक्स्ट आगे भी कहते हैं हुज फील्स विद ब्रेड. हुज फील्स, फील्स यहाँ मतलब है खेत. हुज एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैन यील्ड इम हार्वेस्ट. यील्ड YIELD, यील्ड हार्वेस्ट, यानी उसको वो फसल दे सकते हैं. ब्रेड, ब्रेड से यहाँ मतलब है रोटी. रोटी का मतलब सिर्फ रोटी नहीं. हुज फील्ड कैन प्रोवाइड हिम वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड ऑल दैट ही नीड्स टू ईट. जो भी उसे खाने के लिए ज़रूरत है, अगर उसका खेत वो सब उसको देने में सक्षम है तो वो व्यक्ति खुश रहेगा. और आगे बताते हैं कि क्या कंडीशंस हैं खुश रहने की. हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विद अटायर. तो यहाँ पोप एक तरह से एक फार्मिंग प्लेस और एक फार्म जो होता है जहाँ बहुत से जानवर, तरह तरह के जानवर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स रखे जाते हैं, पाले जाते हैं. तो उनको भी शेल्टर और फूड मिलता है. उन एनिमल्स का भी एक तरह से पोषण होता है. एंड देयर इज वी कैन से इकोलॉजिकल बैलेंस. एक प्रकृति का बैलेंस भी है कि एनिमल्स भी हमें कुछ देते हैं, बदले में हम भी उन्हें फूड और न्यूट्रिशन देते हैं. एंड दे ऑल्सो सर्व अस इन दी अदर वेज. वो भी हमें दूसरी चीज़ें देते हैं, जैसे कुछ जानवर हमें दूध देते हैं. आगे देखेंगे हम. हुज फ्लॉक, सेकेंड लाइन में कहते हैं हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विद अटायर. फ्लॉक ऑफ शीप होता है, भेड़ जिनसे हमें ऊन मिलती है, वूल मिलता है. तो बिकॉज इंग्लैंड इज़ अ कोल्ड क्लाइमेट कंट्री, ठंडा देश है, तो पीपल नीड मोर वूल देयर. हमारे जैसे गर्म देशों के में जहाँ हमें वूल भी चाहिए और हमें कॉटन भी चाहिए. तो कॉटन वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड वूल वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. तो यहाँ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं इफ़ अ पर्सन कैन हैव sheeps, if he can keep sheeps which can supply him with attire. Attire means fabric or cloth. फैब्रिक जिससे कपड़ा बनता है. वूल, बेसिकली इट इज़ वूल थ्रू विच अ पर्सन कैन मेक वार्म क्लॉथ्स टू सेव हिम फ्रॉम द कोल्ड इन द विंटर्स. सर्दियों में बचाव के लिए उसे उन्हीं कपड़ों की आवश्यकता होती है. तो इस तरह से अगर एक व्यक्ति की ज़रूरी चीज़ें उसके पास होती हैं, ही कैन गेट क्लोथ्स फ्रॉम हिज एनिमल्स, ही कैन गेट मिल्क फ्रॉम हिज एनिमल्स एंड ही कैन गेट फूड फ्रॉम हिज फील्ड्स. और उसका एनवायरनमेंट कैसा हो. हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड. उसके जो इफ़ ही हैज़ ट्रीज अराउंड हिज प्लेस, जहाँ वो रहता है, अगर उसके पास कुछ पेड़ भी हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हु कैन गिव शेड हिम इन दी समर. जो गर्मियों में जब ज़्यादा धूप होती है, व्हेन देयर इज मोर स्कॉर्चिंग सनलाइट एंड ही नीड्स शेड, द ट्रीज कैन प्रोवाइड हिम शेड. एंड इन विंटर फायर, लास्ट लाइन में देखिए, इन विंटर फायर एंड द सेम ट्रीज कैन प्रोवाइड हिम वार्मथ ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ वुड. वो लकड़ी दे सकते हैं जिनको जलाकर उसे सर्दियों में गर्मी मिल सकती है. सो इन दिस वे द ट्रीज कैन गिव हिम शेल्टर एंड दे कैन सेव हिम फ्रॉम द अटर कोल्ड. तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सिंपल सा स्टैंजा लगता है देखने में, बट हियर वी कैन सी दैट अलेक्जेंडर पोप at the age of 12 is giving a message of ecological balance also. जो प्रकृति का एक बैलेंस है, हम एक दूसरे पर निर्भर है. पेड़ों की भी यहाँ बात हुई, जानवरों की भी बात हुई, हार्वेस्ट की भी बात हुई, फसलों की बात हुई. तो कैसे प्रकृति हमारा पोषण करती है by giving us different plants for our different needs. And even through his wit, through his reason, man has been able to domesticize some animals. उनको कुछ जानवर हैं जिसको मनुष्य ने अपने काम के लिए उपयोगी बना लिया है, और उनका ध्यान रखते हुए, उनका भी पोषण करते हुए वो अपना जीवन यापन खुशी से कर सकता है. तो ये मैसेज अलेक्जेंडर पोप इस स्टैंजा में हमें देते हैं.
इस कविता में दो और इम्पॉर्टेंट, इस स्टैंजा के दो इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें दो पोइटिक डिवाइसेस भी यूज़ हुए हैं। यू कैन मेंशन इट इन योर क्रिटिकल कमेंट्स। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद जब आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे इस पूरे स्टैंजा का, तो उसके बाद आप जब उस स्टैंजा में कोई विशेष बात होती है उसको हम क्रिटिकल कमेंट्स में लिखते हैं। कोई फिगर ऑफ स्पीच या पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ होता है, तो यहाँ आप यू कैन राइट डाउन एनेफोरा पोइटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड हियर। आई होप आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिए ANAPHORA एनेफोरा इज अ पोइटिक डिवाइस, जहाँ पे एक ही शब्द का रेपिटेशन किसी लाइन की स्टैंजा की शुरुआत में बार बार आता है। एक ही बात को एम्फेसाइज करने के लिए, उसको और ज़्यादा बल देने के लिए एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं हुज जो शब्द है वो 3 बार आया है। जो तीनों लाइन है इस स्टैंजा की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में हुज आया है, और उसमें वो बता रहे हैं कि दैट मैन इज हैप्पी हुज हर्ड विद मिल्क, हुज फ्लॉक सप्लाई हिम अटायर, हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड। तो वो व्यक्ति जिसके पास ये सब कुछ है वो खुश रह सकता है, ऐसा अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। तो एनेफोरा हैज बीन यूज्ड हियर, ये एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हियर। ऑक्सीमोरोन OXYMORON, ऑक्सीमोरोन, जो कि आप जानते हैं जहाँ पर दो कॉन्ट्ररी मीनिंग वर्ड्स आर यूज्ड इफ दे आर यूज्ड एट द सेम प्लेस। दो विरोधाभासी शब्द, यानी जिनके दो बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है, वो एक साथ जहाँ प्रयोग होते हैं वहाँ ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ पर फोर्थ लाइन में हम देखते हैं विंटर फायर। विंटर इज सिग्निफाइज कोल्ड एंड फायर सिग्निफाइज वार्मथ। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग वर्ड्स हैं, ये दोनों एक साथ आए हैं। तो यू कैन मेंशन दैट इन दी फोर्थ लाइन ऑफ दिस स्टैंजा ऑक्सीमोरोन figure of speech has been used. So this is the second stanza. We will discuss the third stanza in the next video. Thank you very much.